बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे सेक्शन नंबर सी, जिसमें है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, आपकी सहूलत के लिए मैंने आज एक काम और एक्स्ट्रा किया है कि मेरे तमाम के तमाम जो क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर, मतलब आंसर्स तो नहीं लेकिन जो क्वेश्चंस मैंने कॉपी डाउन किए, इसके साथ साथ मैंने पेज नंबर मेंशन कर दिया है कि यहाँ से आपको इसका ये पर्टिकुलर आंसर मिल जाएगा। एक्सप्लेन में भी आपको इस वीडियो में कर देती हूँ। तो सबसे पहले जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपसे पूछता है कि सॉल्ट क्या चीज़ होती है, इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसकी टाइप्स क्या होती हैं। तो इसको हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर को, कि सॉल्ट एक्चुअली होता है एक किस्म का आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ, तो एज अ रिज़ल्ट एसिड और बेस आपस में कंबाइन होंगे और दो चीज़ें बनाएंगे, एक बनाएगा सॉल्ट और दूसरा बनेगा वाटर। ठीक है, तो जो सॉल्ट है इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ द आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि सॉल्ट क्या है। एक आयोनिक प्रोडक्ट होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है और उसके साथ साथ वाटर जो है वो भी रिलीज़ होता है। अब एसिड स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है, बेस भी स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग एसिड इस्तेमाल कर रहे हैं या स्ट्रॉन्ग बेस इस्तेमाल करें, उसके हिसाब से जो आपकी सॉल्ट है ये प्रिपेयर होती है। मैं एक जर्नल इक्वेशन आपको बताती हूँ कि अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, ये तो जर्नल इक्वेशन है, एसिड और बेस क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये रिएक्शन कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो होगा क्या कि इसका H आयन और इसका OH आयन, ये दोनों आपस में मिलकर सबसे पहले बना लेंगे वाटर। और अब जो चीज़ बचेगी सोडियम और क्लोराइड, ये आपस में मिलकर बना लेगा एक सॉल्ट जो कहलाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये हो गई जर्नल इक्वेशन। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है। तो देखिए, जो भी सॉल्ट बनता है बेसिकली वो 3 टाइप का होता है। पहली टाइप होती है एसिडिक सॉल्ट्स की, दूसरी जो टाइप होती है वो होती है आपके पास बेसिक सॉल्ट्स की, और तीसरी जो टाइप होती है वो आपके पास होती है न्यूट्रल सॉल्ट्स की। ठीक है, तो अब हम जल्दी से वन बाय वन इसके ऊपर बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होता है कि जब किसी सॉल्ट में एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है तो इस तरह का जो सॉल्ट होता है वो एसिडिक सॉल्ट बनता है। ये आम तौर पर उस वक्त प्रिपेयर होता है जब हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वो किसी वीक बेस के साथ रिएक्शन कर ले। तो क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, बेस उसके मुकाबले में वीक होता है, तो जो बनने वाला सॉल्ट होता है उसके अंदर एसिड की कैरेक्टरिस्टिक ज़्यादा आ जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट जो सॉल्ट बनता है वो क्या कहलाता है, एसिडिक सॉल्ट। अब सिमिलरली आ जाइए आप बेसिक सॉल्ट की तरफ। तो बेसिक सॉल्ट जो है, इसमें ऐसा सॉल्ट बनेगा जिसमें बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा होंगी। अब ये कब होगा, जब आप स्ट्रॉन्ग लेंगे बेस और साथ में आप वीक लेंगे एसिड, यानी बिल्कुल एसिडिक सॉल्ट का उलट ले लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेस होने की वजह से क्या होगा कि बेस का जो कैरेक्टर है या बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉल्ट में ज़्यादा मिल जाएंगी। तो ऐसी सूरत हाल में जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट। अब हम आ जाते हैं न्यूट्रल सॉल्ट की तरफ। जाहिर सी बात है, ये नेम ही इंडिकेट कर रहा है न्यूट्रल। इसका मतलब अगर हम स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर रहे हैं तो एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा और इसके साथ साथ बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। या तो ये कंडीशन होगी, या फिर जो दूसरी कंडीशन है वो ये हो सकती है कि मेरे पास वीक एसिड होगा और इसके साथ साथ जो बेस है वो भी मेरे पास वीक होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगी वो न्यूट्रल होगी, यानी या तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ या फिर वीक एसिड और वीक बेस के साथ। अब इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको पुट करनी है, तो पेज नंबर 26 पे सीधा आपने मूव करना है। सबसे पहले आपने सॉल्ट की डेफिनेशन बतानी है कि आयोनिक प्रोडक्ट होता है जो कि एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। फिर आप इसकी प्रिपरेशन की जर्नल इक्वेशन बताएंगे कि एसिड जब भी बेस से रिएक्ट करता है सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, और एक इसकी कोई सी भी एग्जाम्पल दे देंगे। अच्छा, मैंने ये पुट किया, आप चाहें तो अपनी बुक में 2-3 एग्जाम्पल देख लें, जो आसान लग रही है वो पुट कर लीजिएगा। फिर इसी तरह इसकी जो टाइप्स है वो भी यहाँ पर मेंशन है पेज नंबर 26 पे, इसको भी देख लीजिएगा, इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। साथ साथ इसकी एक एक एग्जाम्पल्स जो है वो भी आपको पुट करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने आपसे सवाल किया है कि वाटर आयोनाइजेशन किस तरीके से रिलेटेड होता है पीएच की। तो देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि पीएच का जो स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक के बीच में होता है। ठीक है, इससे ना 0 से कम होगा ना 14 से ज़्यादा होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो होगा हमेशा आपके पास 7। तो 7 से लेस देन जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे वो कैसे होंगे, एसिडिक, और 7 से ग्रेटर देन जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, बेस। अब होता क्या है कि हमारे पास वाटर की जो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 1 × 10 की पावर -14। और ये कब आती है, ये इस वक्त आती है जब हम H आयन की कंसनट्रेशन और OH आयन की कंसनट्रेशन
दोनों को कंबाइन कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है 1 इंटू 10 की पावर -14। तो ऑब्वियसली इससे आपको साफ पता चलता है कि अगर हम इसका हाफ करेंगे तो 1 एक्सपोनेंट -7 एसिड के लिए, 1 एक्सपोनेंट -7 बेस के लिए, दोनों को कंपोनेंट को आप कंबाइन करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट -14। ठीक है, तो इस तरह से जो आयोनाइजेशन वैल्यू होती है, क्योंकि देखिए एच आयन जो है वो एसिड में होता है तो ये एसिडिटी जो है उसको शो कर रहा होता है, और ओ एच आयन जो है वो बेस के लिए खास तौर पे कैटेगराइज होता है तो ये बेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आयोनाइजेशन की जो वैल्यू है वो पी एच से इस तरीके से रिलेटेड होती है कि लेस देन 7 होगा एसिडिक और ग्रेटर देन 7 होगा आपका बेसिक, और रेंज कितनी होगी 0 से 14 तक। तो याद रखिएगा 0 से जो स्टार्ट हो रहा है एसिड वो मैक्सिमम एसिडिक नेचर का होगा, और 14 के करीब जो बेस होगा वो मैक्सिमम बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, अच्छा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसकी मजीद अगर थोड़ी सी डिटेल आप और पढ़ना चाहेंगे तो पेज नंबर 24 पर इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ब्रीफली इसको देख लीजिएगा। अगला जो सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहता है कि आप कैसे एच आइन और ओ एच आइन की बेस पर कोई भी जो एक्वस सोल्यूशन है उसको बता सकते हैं कि इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उसके लिए आपने काम क्या करना है, सीधा सीधा आप पेज नंबर 25 पर मूव करेंगे। पेज नंबर 25 पर एक चार्ट मौजूद है। अच्छा, इसके लिए आपको जिस चीज़ की हेल्प होती है ना, यानी आप किस तरीके से मालूम करेंगे कि पीएच आपको पता चल जाए, इसके लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो पीएच पेपर होता है, ठीक है, इसके अलावा आपके पास पीएच मीटर होता है, और इसके अलावा आपके पास पीएच स्केल होता है। ये 3-4 इस तरह की चीज़ें होती हैं जिससे आप क्या चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से पीएच मालूम कर सकते हैं किसी भी सब्सटेंस की। तो हमारे पास यहाँ बुक में जो दिया हुआ है ये हमारे पास पीएच स्केल, ठीक है। तो इसमें एच आयन की जो कंसनट्रेशन है वो दी हुई है, 1 एक्सपोनेंट 0 से स्टार्ट है और 1 एक्सपोनेंट -14 तक एंड है। इसी तरीके से OH आयन की कंसनट्रेशन दी है, 1 एक्सपोनेंट -14 से स्टार्ट है और 1 एक्सपोनेंट 0 पर एंड है। तो इसमें आप देखोगे डिटेल में आपको बहुत आसानी से ही समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एच आयन और OH आयन की कंसनट्रेशंस के अगेंस्ट में पीएच है, ठीक है। यानी फर्स्ट कर लीजिए, अगर एच आयन की कंसनट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट 0 तो सब्सटेंस की पीएच भी 0 है। अगर उसकी कंसनट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट -1 तो उसकी पीएच 1 है। अगर एच आयन की कंसनट्रेशन है 1 एक्सपोनेंट -2 तो उसकी पीएच जो है वो 2 है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसमें OH आयन की कंसनट्रेशन देखेंगे, आपको बुक में अपना पूरा प्रॉपर चार्ट जो उसको फॉलो करना पड़ेगा, जो चीज़ मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ चार्ट से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो OH आयन की जो कंसनट्रेशन है लेट्स सपोज 1 एक्सपोनेंट -14 है, तो इस वक्त इसकी जो पीएच है 0 है। अब अगर OH आयन की कंसनट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -13 है तो आपने क्या करना है, 14 में से इसको माइनस करते जाना है। यानी आप 14 में से 13 को माइनस करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। इसका मतलब सब्सटेंस की पीएच क्या है 1। सिमिलरली फर्स्ट कर लीजिए OH की कंसनट्रेशन 1 एक्सपोनेंट -12 है, आपने क्या करना है 14 में से इसको फौरन माइनस करना है। 14 - 12 क्या हो जाएगा 2, तो सब्सटेंस की पीएच क्या हो जाएगी 2। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को देख लीजिएगा। और एक जर्नल यू आपने याद रखना है, ये जो जर्नल रूल है ये क्या है कि पीएच प्लस पीओएच इन दोनों को सम करते हैं तो हमेशा इसका आंसर जो है वो क्या आता है 14 आता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये आपसे कहता है कि जो बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसको आपने बताना है और साथ साथ इसकी एग्जाम्पल भी देनी है। तो आपने सीधा सीधा मूव करना है पेज नंबर 23 के ऊपर। अच्छा, इससे पहले एक जर्नल बात याद रखिएगा कि बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए इन जर्नल हम करते क्या है कि हमें एसिड और बेस को रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करना होता है। जैसे कि मेरे पास ये है एसिड और ये है बेस। ज़्यादातर मैं ये एग्जांपल इसलिए बच्चों को देती हूँ कि बच्चे HCl भी पहचानते हैं और NaOH भी पहचानते हैं, तो इससे एक्सप्लेन करना आसान हो जाता है मेरे लिए। तो होता क्या है कि देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये देखिए ये सोडियम और ये क्लोरीन आपस में रिएक्शन करेंगे और क्या चीज़ बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब जो चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से होगा OH, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे और साथ में क्या चीज़ बना देंगे, वाटर। तो जो गौर करने वाली बात है वो क्या है कि देखिए एच आयन 1 है और OH आयन भी 1 है, यानी कि फर्ज कर लीजिए कि एच आयन का रेशो यहाँ 1 है तो OH आयन का रेशो भी क्या है 1 है। तो 1:1 का रेशो है, तभी जो वाटर बन रहा है इसके 1 मोल बन रही है। इसी तरीके से अगर सोडियम आयन जो है ये 1 मोल है तो यहाँ पर क्लोराइड आयन जो है वो भी 1 मोल है, तो सोडियम क्लोराइड जो बनेगा वो भी क्या बनेगा 1 मोल। तो अगर आप कोई भी अच्छी स्टैंडर्ड सॉल्ट फॉर्मेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, यानी कि जितने नंबर ऑफ मोल्स आप
एसिड के इस्तेमाल करेंगे एग्जैक्टली इतने ही नंबर ऑफ मोल्स आपको बेस के इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या आसान लफ्ज़ों में जितने एच आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही ओ एच आइन प्रोड्यूस होने चाहिए, ताकि वाटर जो है उसका जो रेशो है वो भी एग्जैक्टली सेम है, यानी 1:1 का रेशो आपने रखना है। अगर इस तरफ 2 रखना है तो इस तरफ भी 2 रखना है, इस तरफ 2:2 का रेशो हो जाएगा। 3 एक तरफ रखना है तो 3 ही रखें। किस्सा मुख्तसर आसान बात जो है वो ये है कि दोनों का रेशो क्या होना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप चाहें तो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, ये आपके पास पेज नंबर 23 पर मौजूद है। तो इसमें आपको जो चीज़ें नज़र आ रही है वो क्या है, सबसे पहले तो यही इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है, इसको आप देख लेंगे। अच्छा, इसी तरीके से आप और क्या देख सकते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, इसका मोल रेशो देख लीजिएगा। नाइट्रिक एसिड है, इसका देख लीजिएगा, ठीक है। बुक में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से किस किस चीज़ का मोल रेशो है। इसको आप सीधा सीधा अपने बुक के पेज नंबर 23 से कॉपी डाउन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मेरे पास जो क्वेश्चन बचा है, जो आज का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, वो है यूजेस ऑफ सॉल्ट इन आवर डेली लाइफ। तो स्टूडेंट्स, ये एक्चुअल तो बिल्कुल बने बनाए नोट्स हैं, खास बातें जो आपको समझाने वाली हैं इसमें भी आपको बता देती हूँ कि सॉल्ट्स की वैसे तो बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन ये हमसे पूछ रहे हैं कि हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से यूज़ है। तो 4-5 में आपको मोटे मोटे यूज़ बता देती हूँ। नंबर 1 तो हम इसको ईटिंग के लिए डेली इस्तेमाल करते हैं एज अ टेबल सॉल्ट, ठीक है। खाने पीने की तकरीबन तमाम चीज़ों में, जितने भी हमारे यहाँ सालन बनते हैं, ठीक है, इन सब में हम ये टेबल सॉल्ट को इस्तेमाल करते हैं। टूथपेस्ट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के अलावा थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं इसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं। मैंने यहाँ पे फर्टिलाइज़र्स को प्रायोरिटी क्यों दी है कि देखिए, अगर फर्टिलाइज़र्स अच्छे डाले जाएंगे तो जो हमारा फूड है, यानी कि फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो केमिकल फर्टिलाइज़र्स में मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स जो है उसको ऐड करते हैं। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती है, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम फॉस्फेट है, ये सारे क्या है, हमारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं। उसके बाद नंबर 3 यूज़ जो है वो हमारे पास क्या होता है कि हम पेस्टिसाइड्स के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब ये पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, हमारी जो फसलें होती हैं, चाहे वो फ्रूट्स की हों या वेजिटेबल्स की हों या जो हमारे ग्रेस यानी अनाज होते हैं, इसमें ज़्यादातर इंसेक्ट्स आके क्या करते हैं, इसको खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो फसल की पैदावार है वो कम हो जाती है। तो इनको किल करने के लिए जो मेडिसिन्स बनाई जाती हैं वो पेस्टिसाइड्स कहलाती हैं। याद रखिएगा, इंसेक्ट्स को किल करने वाले इंसेक्टिसाइड्स होते हैं और ये जो फसलों के कीड़े होते हैं इनको ट्रीट करने वाले पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो उसको बनाने के लिए भी हमें क्या करना होता है, सॉल्ट इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि 1-2 कॉमन नाम इधर है, यहाँ पे है कॉपर सल्फेट या आयरन सल्फेट, ठीक है। इस तरह के जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे पेस्टिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और ये सॉल्ट होते हैं। अच्छा, अब इसी तरीके से आ जाइए आप मेडिकल फील्ड की तरफ। आपने एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन देखी होगी कि बाज़ लोगों का जो ब्लड ग्रुप है उसमें क्या होता है, एचबी लेवल डाउन हो जाता है, इनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर जिनको आयरन की टैबलेट्स देते हैं या आयरन के सप्लीमेंट्स देते हैं, या फिर इन जनरल भी अगर आपके बाल जो हैं वो वीक हो रहे हैं या आपके स्किन जो उसका कलर बहुत पेल हो रहा है, तो आपको आयरन के सप्लीमेंट्स जो हैं वो दे दिए जाते हैं। तो इसलिए ये आपको आयरन सप्लीमेंट के तौर पर भी मुख्तलिफ सॉल्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं, ठीक है। अब इसकी जो जर्नल एग्जांपल है वो यहाँ पर मेरे पास एक सॉल्ट है जो कहलाता है फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट, यानी फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे अटैच होते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी आपके पास सॉल्ट होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो ऐसी मेडिसिन्स बनती हैं जिसमें हमें बैक्टीरिया को किल करना होता है, उस पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो कौन सी होती है, पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है, जिसको कॉमनली हम कहते हैं कि KMNO4 है। आपने इसका बहुत सारा यूज़ देखा होगा, घरों में आमतौर पे अगर चोट लग जाती है तब भी इसको फ़ौरन इस्तेमाल किया जाता है। रेड कलर की मेडिसिन होती है पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया जो है इसको भी किल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मज़ीद भी 1 से 2 एग्जाम्पल और हैं, आप पेज नंबर 27 को थॉरली स्टडी कर लीजिएगा। इसमें आपको जो आसानी से समझ में आ जाए विद एग्जाम्पल बताती जाइएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेबल सॉल्ट की एग्जाम्पल NaCl या केमिकल फर्टिलाइजर्स की सोडियम फॉस्फेट वगैरह, इस तरीके से बताइएगा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है यहाँ कंप्लीट हो गए हैं। मैंने साथ साथ पेज मेंशन कर दिया, आप वहाँ से इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो डिटेल में समझना है या कोई और ऐसी बात है तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।